गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। कल आपने देखा था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस हम लोग रिवाइज किए। आज हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो 1960 में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के डायरेक्शन में ग्रीन रिवॉल्यूशन एक प्रोग्राम चला था, जिसका मेन उद्देश्य था इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन बाय यूजिंग इम्प्रूव क्रॉप, बेटर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और एग्रोकेमिकल्स। यहाँ पे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रोसेस था उसमें फूड ग्रेन को प्रोडक्शन किया गया हाइब्रिड वैरायटी के द्वारा, लेकिन इन द प्रैक्टिस ऑफ बेटर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस द यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल्स का मतलब केमिकल फर्टिलाइजर का यूज हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर यूज हुआ, पेस्टिसाइड्स यूज हुए और वीडीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड वीडीसाइड्स। तो ये जितने एग्रोकेमिकल्स यूज हुए ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन ड्यू टू यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड वीडीसाइड, बहुत ज्यादा केमिकल पॉल्यूशन हो गया सॉइल में। गुड मॉर्निंग बेटा। सॉइल में, वाटर में, एयर में इतना ज्यादा पॉल्यूशन हुआ कि उसके जो आज प्रत्यक्ष प्रमाण दिखते हैं, तमाम सारे रोग उत्पन्न होने लगे। बहुत सारे पेशेंट हो गए कैंसर के। पंजाब में तो बहुत ज्यादा एग्रोकेमिकल यूज हुआ था। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ, लेकिन एग्रोकेमिकल का इस्तेमाल ज्यादा हुआ। तो अभी जो ईवल ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो बात करी जा रही है कि हमें फूड ग्रेन प्रोडक्शन तो बढ़ाना है, इंप्रूव वैरायटी तो बढ़ानी है, लेकिन एग्रोकेमिकल को हमको कम करना है, रिड्यूस करना है, कम से कम करना है। तो एग्रोकेमिकल को कम कर देंगे तो आपका प्रोडक्शन कैसे होगा? इसके लिए बात कही गई है ऑर्गेनिक मैन्योर की। ऑर्गेनिक मैन्योर में कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर है ना, बायो फर्टिलाइजर की बात करी गई है। लेकिन ऑर्गेनिक मैन्योर में ह्यूमस ज्यादा होता है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स कम होंगे, वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देगा, लेकिन जितने मिनरल न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए उतना नहीं मिलता, ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी डिवाइस है जो इसको ओवरकम कर सकता है। एक तो संदर्भ यह है कि एग्रोकेमिकल को हम कम से कम यूज करें, लेकिन हमारा प्रोडक्शन भी नहीं कम होना चाहिए, प्रोडक्शन फूड ग्रेन का बढ़ना चाहिए। तो ऑर्गेनिक मैन्योर, ग्रीन मैन्योर और बायो फर्टिलाइजर के साथ साथ हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम ऐसे क्रॉप वैरायटी बनाएं जो डिजीज रेजिस्टेंस हो। भाई हम केमिकल क्यों यूज करते हैं? केमिकल यूज करते हैं, अगर इंसेक्ट लग गया तो इंसेक्ट को खत्म करने के लिए, पेस्ट लग गया तो पेस्ट को खत्म करने के लिए, डिजीज फ्री बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे ऐसी वैरायटी बना दें जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से जो इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस हो, डिजीज रेजिस्टेंस हो, ड्राउट रेजिस्टेंस हो, फ्रोस्ट रेजिस्टेंस हो। इसके अलावा उसमें जो एमाइनो एसिड की मात्रा ज्यादा हो, बायोफोर्टिफाइड हो, उसमें जो है विटामिन मिनरल्स की मात्रा ज्यादा हो, बायोफोर्टिफाइड। तो कैसे होगा ये सब? ये सब होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन, अभी पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आपने कैसे जीन को निकालेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे लेंगे, फिर उसको क्लोन कैसे बनाएंगे, फिर उसको जो है डिजायर्ड प्लांट सेल में कैसे डालेंगे, एनिमल में कैसे डालेंगे, फिर कल्चर करके या बायोरिएक्टर में कैसे उसका प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन अब यहाँ उसी जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाने जा रहे हैं। तो फटाफट एक देखते जाते हैं। पढ़ा तो दिया गया है, केवल आपको रिवीजन करना है। क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं। जीएमओ, जीएमओ का फुल फॉर्म क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मीन द ऑर्गेनिज्म which genetic makeup has been changed by introducing alien gene। जो जीन उसमें नहीं है वह जीन किसी दूसरे प्लांट एनिमल से लाके उसमें डाल के जेनेटिक मेकअप को चेंज कर दिया गया है टू प्रोड्यूस डिजायर्ड प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब अगर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है तो उसको कहेंगे जीएमसी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जैसे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, गोल्डन राइस है कि नहीं, ये सब हो गए। और एनिमल है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल, ट्रांसजेनिक एनिमल भी उसको कहते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है ट्रांसजेनिक
एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब क्या, उनके फॉरेन जीन उसमें डाल दिया गया, उनका जेनेटिक मेकअप चेंज कर दिया गया, इसलिए उसको क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल कहेंगे, या ट्रांसजेनिक प्लांट, प्लांट है तो प्लांट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एलियन जीन को डाल करके उसका जेनेटिक मेकअप क्या हो गया, मैनिपुलेटेड हो गया। एलियन जीन माने किस जीन को डाला, फॉरेन जीन को डाला। बात समझ आई कि? इसके बाद बीटी, बीटी स्टैंड फॉर वन बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis। अब ये बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया जनरली ये बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें इसके उपयोग के लिए तो जीन होता ही है, लेकिन ये बैक्टीरिया में एक पार्ट ऐसा है इसके डीएनए में जो उसको हम कहते हैं स्मॉल CRY, क्राई जीन। यह क्राई जीन एक प्रकार की प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन को कहते हैं कैपिटल CRY, क्राई प्रोटीन। यह प्रोटीन प्रोटॉक्सिन है। क्या है, प्रोटॉक्सिन। यह टॉक्सिन अभी नहीं है, अभी प्रोटॉक्सिन है, जैसे प्रो इंसुलिन एक्टिव नहीं था, सी पेप्टाइड चेन हटा तो एक्टिव हो गया। यह प्रोटॉक्सिन प्रोटीन है, क्राई प्रोटीन, और केवल एल्केलाइन मीडियम में ही एक्टिव होती है। तो यह बैक्टीरिया अपने अंदर यह प्रोटॉक्सिन प्रोटीन बनाता है। किसकी वजह से बनाता है, इस जीन की वजह से। तो अगर इस जीन को लेकर के किसी हम प्लांट के सेल में डाल करके उसको कल्चर करा के उसका जो है कैलस बना के ऑक्सीजन साइटोकिन डाल करके उसका ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए, तो उस पर कोई इंसेक्ट लगेगा तो उसके सारे सेल में यह जीन चला गया है, यह क्राई प्रोटीन बनेगा। जब कोई इंसेक्ट खाएगा उसको, उसके पार्ट को, तो यह प्रोटीन उसके गट में जाएगा। और यह प्रोटीन किस मीडियम में, एल्केलाइन मीडियम में, याद रखिए एल्केलाइन मीडियम में। अब प्रोटॉक्सिन से क्या हो जाएगा बेटा, टॉक्सिन। अब उसके एलिमेंट्री कैनाल के वाल में, उसके गट में पोर बना देगा, पानी भर जाएगा, डैमेज हो जाएगा। अब जब डैमेज हो जाएगा तो इंसेक्ट खा नहीं पाएगा और खुद खत्म हो जाएगा स्टार्वेशन से, और पौधा आपका बच जाएगा। तो ये प्लांट में खराब असर नहीं करेगा, क्योंकि इसको एल्केलाइन मीडियम चाहिए टॉक्सिक होने के लिए। ह्यूमन बीइंग में क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमारे बक्कल कैविटी में भी एसिडिक मीडियम है, स्टमक में भी एसिडिक मीडियम है, और बक्कल कैविटी से पास होकर स्टमक में आते आते तो ये प्रोटीन है, प्रोटीन है तो एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम से क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, अलग अलग अमीनो एसिड में हो गया, तो इसलिए कोई असर नहीं करेगा। लेकिन इंसेक्ट के गट में जाएगा तो एल्केलाइन मीडियम है डायरेक्ट, और वो जो नुकसान करता है। तो इस तरह से बीटी किससे स्टैंड कर रहा है, बी बैसिलस से बी, और thuringiensis स्पीसीज से टी। यह एक बैक्टीरिया है जो कि प्रोटॉक्सिन प्रोटीन बनाता है। इसको इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन इसमें होती है। प्रोटॉक्सिन प्रोटीन को क्या कहेंगे बेटा, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। अब पूछेगा व्हिच वन बैक्टीरिया प्रोड्यूस इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, बैसिलस thuringiensis। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है क्या, जो अभी हमने डिटेल में बात करी। प्रोटीन टॉक्सिन दैट किल द इंसेक्ट। यह प्रोटीन टॉक्सिन, यह विषैला प्रोटीन है जो इंसेक्ट को किल करता है। इंसेक्टिसाइडल, साइड माने टू किल, इंसेक्टी माने इंसेक्ट, इंसेक्ट को किल करने वाले प्रोटीन को क्या कहेंगे, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन कहेंगे। वह कौन बनाता है, क्राई जीन बनाता है। कौन बनाता है, क्राई जीन बनाता है। क्राई जीन कहां पाया जाता है, बैसिलस thuringiensis में। तो क्राई जीन कोडिंग फॉर इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन लिखते जाएगा, क्राई जीन कोडिंग फॉर इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। और क्राई जीन कहां पाया जाता है बेटा, इन दी बैसिलस thuringiensis, ए बैक्टीरिया। समझ आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहां पे आरएनए इंटरफेरेंस, यह क्वेश्चन आया था, है ना। इसका मतलब यह है कि जो यह डीएनए है, सपोज कोई डीएनए है बेटा, कोई डीएनए है तो प्रोटीन बनाएगा, डायरेक्ट नहीं बनाएगा। वह अपने एक हेलिक्स पे, अपने एक हेलिक्स पे 3 to 5 वाली पे क्या बनवाएगा, क्या बनवाएगा, एमआरएनए बनवाएगा। क्या बनवाएगा, एमआरएनए बनवाएगा। किस हेलिक्स के टेम्पलेट पे, 3 to 5 पे। तो एमआरएनए किस डायरेक्शन में बनेगा, 5 to 3 में। अब इसी एमआरएनए पर जो बेस कोडन सीक्वेंस है, कोडन है, उसी को टीआरएनए पढ़ के एमाइनो एसिड रखेगा और तो प्रोटीन बन जाएगी। यही होता है ना, जनरली यही होता है कि डीएनए आरएनए बनाता है, आरएनए में जो बेस सीक्वेंस है उसको कोडन कहता है, ट्रिपलेट बेस सीक्वेंस को, और उसी को पढ़ करके टीआरएनए एमाइनो एसिड सजा देता है, पेप्टाइड बॉन्ड से बंध करके प्रोटीन बन जाती है। तो यहाँ पे जो एमआरएनए बनाने जीन ने बनाया,
उसको इंटरफियर कर देना है कि वह ट्रांसलेशन हो ही ना। तो इंटरफियर कैसे होगा? अगर इस पे कोई इसी का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आके लग जाए, अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आके लग जाएगा तो टीआरएनए नहीं पहुंच पाएगा, उसको रीड नहीं कर पाएगा, एमाइनो एसिड को रीड नहीं कर पाएगा, तो कोई प्रोटीन नहीं बनेगी। ठीक है ना? तो इंटरफियरिंग आरएनए फ्रॉम ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज आरएनए इंटरफेरेंस। समझ रहे कि नहीं? तो आरएनए को प्रोटीन सिंथेसिस से रोक देना ही आरएनए इंटरफेरेंस है। अब ये टेक्निक कैसे काम कर गई? ये माना जाता है कि डीएनए का एक ही हेलिक्स जो है केवल आरएनए बनाता है, 3 to 5 वाला। लेकिन जिस जीन को इंटरफियर करना है, जिसके आरएनए को, उस जीन को लेकर के जीनिक मॉडिफिकेशन इस तरह से किया गया, रिट्रोवायरस से इसको जोड़ दिया गया और ऐसे मॉडिफाई किया गया कि इसके दोनों स्टैंड से आरएनए बने, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाए। काजे से तो एक ही स्टैंड से आरएनए बनेगा 3 to 5 से। एक बार जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा रहे थे, क्वेश्चन उन्होंने बोला था कि बोथ हेलिक्स ऑफ डीएनए स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन, देन व्हाट विल हैपन? अगर दोनों हेलिक्स डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो 2 एमआरएनए बनेगा। तो या तो 2 तरह की प्रोटीन बनेगी, या तो दोनों एमआरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ओवरलैप कर जाएंगे और प्रोटीन बनेगी ही नहीं। दोनों बात मैंने बताई थी। अगर दोनों हेलिक्स डीएनए का अगर ट्रांसक्रिप्शन करे तो 2 एमआरएनए बनेंगे। तो दोनों, जब डीएनए के दोनों हेलिक्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो आरएनए जो बनेगा वो भी तो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे आपस में, नहीं होंगे? होंगे ना? जैसे यह डीएनए है, यह डीएनए 3 to 5 वाला है, यह डीएनए 5 to 3 वाला। तो इस पे बेसिक सीक्वेंस, इस पे बेसिक सीक्वेंस। अगर यह एमआरएनए बनाएगा, ये भी एमआरएनए बनाएगा, तो यह और ये कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये भी ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा कि नहीं होगा? तो या तो दोनों 2 तरह की प्रोटीन बनाए, या फिर दोनों आपस में ओवरलैप कर जाए। तो 2 तरह की प्रोटीन एक जीन बनाएगा, वो भी गड़बड़ है, या दोनों ओवरलैप कर गए, प्रोटीन नहीं बनी, वो भी गड़बड़ है। तो दोनों परिस्थितियों में दिक्कत ही दिक्कत है जेनेटिक रूप से। उसी का फायदा यहां उठा करके साइंटिस्ट ने क्या किया कि इनको जो है ट्रांसपोसोन के द्वारा जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके इनको जो है ऐसा मॉडिफाई किया कि इस जीन का डीएनए का जीन बने क्या, पार्ट ऑफ डीएनए, उसका दोनों हेलिक्स आरएनए बनाए, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। और इस जीन को, जो डबल हेलिकल आरएनए बनाने वाला है, जिस प्लांट को आरएनए इंटरफेरेंस बने पेस्ट रेजिस्टेंस करना है, एक इंसेक्ट होता है, उसका नाम है मिलोइडी गाइन इनकॉग्निटिया। इंसेक्ट नहीं है, निमेटोड है, मिलोइडी गाइन इनकॉग्निटिया। यह जो निमेटोड है, यह निमेटोड मिट्टी में रहता है, लेकिन पैरासाइट है। किसके ऊपर पैरासाइट है बेटा? टोबैको के प्लांट के ऊपर। टोबैको, तंबाकू की खेती होती है, टोबैको के प्लांट के रूट के ऊपर में। अब ये क्या करता है? इसको अटैक करके यहां से जूस निकालता है, सैप को सक कर लेता है, और सैप में उसके फ्लोएम तक पहुंचा करके सैप को ले लेता है और अपना डेवलपमेंट करता है। तो देखा गया कि जब यह जो है इसके रूट पे अटैक है, तो हम पत्ती पे दवा छिड़केंगे, तने पे छिड़केंगे, कोई फायदा नहीं है। इसको कैसे बचाया जाए? तो क्या किया गया, नोबल स्ट्रेटजी क्या बनाई गई कि इसके सेल को ले लिया गया, इस पौधे के सेल को ले लिया गया, और सेल को ले करके यहां पर इसके न्यूक्लियस में वही एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के द्वारा बताया था कल ना, उसमें टीआई जीन होता है, उसी के टीआई साइड पे ऐड कर दिया गया और उसको इन्फेक्ट करा दिया गया। तो वह जीन को कहां डाल दिया? इसके सेल में। तो यहां पे डबल स्टैंडर्ड, ये जो है, जो जीन डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना रहा है, उसी जीन को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस के द्वारा इसमें डाल दिया गया। अब इसको कल्चर मीडियम से कल्चर कराया गया, अब उसमें ऑक्सिन डाला गया, साइटोकाइनिन डाला गया। तो ये पूरा जो है कैलस में डिफरेंशिएशन होने लगा, और यहाँ पे सूट बन गया, और नीचे में क्या बन गया? तो रूट बन गया। अब ये कहीं सेल से सब बना है ना, तो सारे में वो जीन चला गया,
सारे में जीन गया। अब इनके रूट में भी गया, रूट में वो जो है डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना के रखा हुआ है। अब जैसे इसके रूट पे अटैक करेंगे तो सारा सेप आएगा, सेल सेप आएगा, आरएनए भी आ जाएगा। लेकिन जब इन्हीं का जीन लाया गया है, जो स्पेशल जीन इनका है, जिनके प्रोडक्ट की इनको जरूरत है, और उसी को डबल स्टैंडर्ड बनवाया गया, तो इनका का मतलब कोई और निमेटोड रहा होगा। वो तो निमेटोड सॉइल में है, एक निमेटोड उसी स्पीसीज का ले लिया गया, उसका जीन ले लिया गया जो उसके लिए प्रोटीन स्पेशल बनाता है, और उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाने के लिए कर दिया गया। अब उसको जब सेल में डाला गया तो वो जीन आकर के यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाया, और बाई भी चांस कोई इंसेक्ट शक करेगा तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए आ गया इनके बॉडी में। अब इनका जो सेल है उसमें जो डीएनए है वो तो आरएनए एक ही बनाएगा ना। इनका जो ओरिजिनल जीन है वो क्या करेगा, एक ही आरएनए बनाएगा। इनके बॉडी में जो इनका आरएनए जीन है, डीएनए है, तो एक ही आरएनए बनाएगा ना। लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला आरएनए यहां से आ गया है, अब आकर के क्या करेगा, इनके ऊपर ओवरलैप कर गया। तो ये जो एमआरएनए था, ये जो प्रोटीन बनवाने वाला था, अब तो टीआरएनए इसको पढ़ नहीं पाएगा, अब प्रोटीन बनेगी नहीं। अब जब नहीं बनेगी तो क्या होगा, निमेटोड खत्म हो जाएगा और प्लांट आपका सेफ रहेगा। तो यहां पे यही लिखना है, आरएनए इंटरफेरेंस इज ए टेक्निक ऑफ आरएनए साइलेंसिंग। इसी को नाम देता है आरएनए साइलेंसिंग। जैसे कोई कहता है किसी को चुप रहो मत बोलो, तो कहते हैं कि नहीं, उसको साइलेंट करते हैं। वैसे इसने इस आरएनए को कहा चुप रहो, प्रोटीन मत बनवाओ। कैसे कहा, उसका मुंह दबा दिया कि मत बोलो। मुंह कैसे दबा दिया, उसके बेस को ओवरलैप कर दिया, उसके बेस को, ताकि टीआरएनए उसको पढ़ न सके। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इनका जो जीन है वो वो आरएनए बनाया एमआरएनए, लेकिन उस एमआरएनए पे जो वहां जीन डाला गया है वही वाला जीन दूसरे निमेटोड का, उसी स्पीसीज के, उसने 2 हेलिक्स बना दिया है और एक हेलिक्स आके जो कॉम्प्लीमेंट्री उस पर बाइंड हो गई। तो इस एमआरएनए को साइलेंट कर दिया, इंटरफियर कर दिया, टू डोंट ट्रांसलेट द प्रोटीन। इसी को कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। तो बस इसको ऐसे लिख देंगे, आरएनए इंटरफेरेंस इज ए टेक्निक इन विच द एमआरएनए interfere the translation of protein by making it double helical। आरएनए के ट्रांसलेशन को इंटरफियर कर दिया गया, रोक दिया गया बाय मेकिंग इट डबल हेलिकल। ठीक है ना, ओवरलैप। क्यों, द नेमेटोड स्पेसिफिक जीन इज टेकन एंड मॉडिफाइड इन सच ए वे जेनेटिकली सो इट्स बोथ हेलिक्स ट्रांसक्रिप्ट आरएनए। दिस जीन with the help of agrobacterium tumefaciens introduced into the cell of the tobacco, या जिस भी क्रॉप में अटैक कर रहा हो, then the genetically engineered cell allow to form scalus or the cytokine then form the plant, and now this plant, genetically engineered plant, when grown in the soil, if the nematode will attack on the root, then suck the sap. In the sap of this plant root, the 2 strand of the specific gene is present, 2 strand of RNA of specific gene is present. When it comes, then the mRNA of the nematode will interfere for translation because the complementary RNA will overlap it and protein synthesis will not occur. And in the absence of protein, the nematode will not survive. इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको तो ऐसी प्रोटीन बनानी नहीं, उसका तो ऐसा कोई जीन ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि नहीं। तो ये हो गया आपका, समझ में आ गया सबको। अब आएगा तो लिख लेंगे। तो आरएनए इंटरफेरेंस किसके लिए किया जाता है बेटा, निमेटोड के लिए। निमेटोड के लिए, निमेटोड का नाम क्या है, मिलाइडोगाइन इनकॉग्निटिया। चलिए, सर वो जो प्लांट सेल है उसमें भी दोनों कॉम्प्लीमेंट है उसके एमआरएनए के। वो जो जीन डाला तो बनाएगा एमआरएनए दोनों, इसी उसमें दोनों ओवरलैप नहीं होंगे प्लांट सेल में। उसमें ओवरलैप होते हैं तो हटते रहेंगे, जुटते रहेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे हटेंगे जुटेगा तो ढेर सारा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहां आएगा ढेर सारा, एक ही सेल का तो शक करेगा नहीं, किसी न किसी का तो खुला रहेगा।
यहां कंडीशन बताएगी कि या तो दोनों ओवरलैप हो जाए या दोनों फ्री रहें। समझ में कि नहीं? तो शक करेगा तो बहुत सारे सेल रहेंगे ना, तो कोई तो रहेगा स्टैंड जो जाके ओवरलैप कर लेगा। समझ रहे कि नहीं? तो यहां पर अब अगला क्या है, DSRNA, डबल स्टैंडर्ड RNA। RNA तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन किसी किसी में RNA क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड RNA। डबल स्टैंडर्ड RNA फॉर्म टू प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ mRNA ऑफ द पैरासाइट। अभी बताया ना, डबल स्टैंडर्ड RNA क्यों बनाया आपने, टू प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ mRNA, ओरिजिनल mRNA का ट्रांसलेशन रुक जाए। तो डबल स्टैंडर्ड RNA ये भी कैसे बना, जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया तब। सी पेप्टाइड कहां मिलेगा जरा बताइए। सी पेप्टाइड में यस जो आपकी इंसुलिन है, हाँ, अब यहां पे चेन ए है और यहां पे चेन बी है, और यहीं पे यह जो है चेन सी है। तो चेन ए, चेन बी और यह क्या है, चेन सी। तो जब तक इनके साथ रहेगा तब तक ये क्या है, प्रो इंसुलिन है, प्रो इंसुलिन। आप तो एग्जाम में अपना पेन ले ही जाएंगे लिखने के लिए ना, तो मान लीजिए है कि जब तक इसमें ढक्कन लगा है काम नहीं करेगा, है ना। मान लीजिए प्रो इंसुलिन है, इंसुलिन कब बनेगा, सी को हटा दीजिए, तो कैप उसका ढक्कन है, सी कैप है, ये ढक्कन है, और ये जो है चेन ए चेन बी, जब तक इसके साथ रहेगा पेन काम नहीं करेगी। मतलब ए और बी के साथ सी रहेगा तब तक इंसुलिन काम नहीं करेगी। जैसे सी को हटाएंगे एक्टिव हो जाएगा। समझ रहा है? तो आप कुछ अपने साथ जो रखे औजार उससे भी काम चला लेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो अब सी चेन, यहां पे ये दोनों चेन, ये सी को हटा दिया आपने, सी को जब हटा दिया तो ए चेन है और यह बी चेन है। दोनों के बीच में कैसा बांड हो गया, डाइसल्फाइड, प्रोटीन के बीच में डाइसल्फाइड बांड, डाइसल्फाइड। अब ये क्या हो गई, मैच्योर इंसुलिन। ये क्या हो गई, मैच्योर इंसुलिन, क्योंकि इसमें ए चेन है और बी चेन है, यहाँ ये बी चेन है, तो क्या है, यह क्या है, प्रो इंसुलिन है। बस इतना ही आता है। तो प्रो इंसुलिन कंटेन ए चेन, बी चेन एंड सी चेन। मैच्योर इंसुलिन कंटेन ओनली ए चेन एंड बी चेन। आपको यही पूछा था कि व्हाट वाज द चैलेंज ऑफ फॉर द अमेरिकन कंपनी इली लिली ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ मैच्योर इंसुलिन। तो यही चैलेंज था कि जब वो इंसुलिन बना रहे थे नॉर्मल जीन से, तो उसमें ए चेन, बी चेन, सी चेन था, वो काम ही नहीं कर रहा था। तब उन्होंने देखा कि जो मैच्योर इंसुलिन है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, उसमें क्या है, तो उन्होंने देखा कि इसमें तो दो ही चेन है, ए और बी चेन, सी चेन तो है ही नहीं है। इसका मतलब सी चेन की वजह से ही सारी प्रॉब्लम हो रही है। समझ रहे कि नहीं? तब उसने ए चेन कोडिंग जीन ले लिया, ए चेन कोडिंग जीन, और दूसरा जीन था बी चेन, सी चेन की जरूरत नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। अब लेकर के उन्होंने क्या किया, ए चेन कोडिंग जीन को बैक्टीरिया इकोलाई में डाल दिया, बैक्टीरिया इकोलाई में डाल दिया यहाँ, और बी चेन कोडिंग जीन को भी बैक्टीरिया इकोलाई में डाल दिया, अलग अलग डाल दिया। तो अब यहाँ पे अब ए चेन कोडिंग जीन क्या बनाएगा, ए चेन बनाएगा, ए चेन बनाएगा, और बी चेन कोडिंग जीन क्या बनाएगा, बी चेन बनाएगा। अब ए और बी दोनों को निकाल करके प्रोसेसिंग कर, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है ना, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग से निकाल के प्यूरिफाई करके उसको कर करके अब उन्होंने क्या कर दिया, अब दोनों को डाइसल्फाइड बांड से जोड़ दिया। ए चेन और बी चेन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, किससे, डाइसल्फाइड बांड से। अब जैसे ही जोड़ दिया, अब देखा कि यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल रहा है। ठीक है, समझ आया कि नहीं? तो सी चेन बनाने वाले जीन को ही इन्होंने क्या किया, सी चेन बनाने वाले जीन को ही क्या किया, डिलीट कर दिया। समझ आ गया? तो प्रो इंसुलिन कब होगा बेटा, जब उसमें ए चेन बी चेन के साथ सी चेन रहे। मैच्योर इंसुलिन कब होगा, जब सी चेन हट जाए, खाली ए चेन और बी चेन। ओके, समझ आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सी पेप्टाइड चेन
प्रेजेंट इन प्रो इंसुलिन, है ना, इट इज रिमूव्ड आउट बिफोर मैचुरेशन ऑफ इंसुलिन। अब ट्रांसजेनिक एनिमल, द एनिमल विच इज डेवलप्ड बाय इंट्रोड्यूशन ऑफ एलियन जीन बाय चेंजिंग इट्स जेनेटिक मेकअप। ट्रांसजेनिक एनिमल हो गया, ट्रांसजेनिक माइस, ट्रांसजेनिक रैट, ट्रांसजेनिक रैबिट और ट्रांसजेनिक मंकी, है ना, ट्रांसजेनिक निमेटोड्स भी बनाए गए, फिश भी बनाई गई, ये सब नाम आपको मालूम है। काऊ, रोसी काऊ, रोसी काऊ में अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन बनाने वाला जीन डाल दिया गया, अब वो मदर के जैसे प्रोटीन उसमें मिल रही है, तो इस तरह से है। अब जीईएसी का फुल फॉर्म बता दीजिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, लिख लीजिएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, यह कमेटी ऐसी है जो जेनेटिक रिसर्च, ट्रांसजेनिक प्लांट एनिमल बनाया जाए कि न बनाया जाए, उसका उपयोग किस लेवल तक किया जाए, इस सारे काम का नियंत्रण करती है। उसका यह जिम्मेदारी, जैसे कि सेंसर बोर्ड है, पिक्चर बन गई, सेंसर बोर्ड देखेगा समाज पे बुरा असर डालने वाली कि अच्छा असर डालने वाली है। अगर कोई पार्ट बुरा असर डालने वाला तो सेंसर बोर्ड कहता है इसको कट कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, और नहीं हटाएंगे तो कहेंगे हम इसको रिलीज नहीं करेंगे। यही होता है ना। तो जैसे पिक्चर या सिनेमा इंडस्ट्री में सेंसर बोर्ड है, वैसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में जीईएसी है। यह कंट्रोल करता है, यह चेक बैलेंस करता है कि कौन सा जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड रिसर्च करना है, कौन सा नहीं करना। यही अभी तक रोका है कि ह्यूमन बीइंग पे इसका रिसर्च नहीं करना है, किसी दूसरे का जीन ह्यूमन में नहीं डालना है, ह्यूमननेस को खत्म नहीं करना है। प्लांट में डाल रहे हैं, एनिमल में डाल रहे हैं, लेकिन उसको भी कहता है कि अगर कोई जीन किसी एनिमल में डाल रहे हैं तो ऐसा ना हो कि उस एनिमल को बहुत ज़्यादा सफरिंग करनी पड़े। कोई एक एथिकल इशूज होना, एथिकल वैल्यू होनी चाहिए, ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड, देयर शुड बी ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड which decide that on what level genetic engineering experiments should be done or not. Otherwise, it will create harm to that organism. उसको सफरिंग नहीं करने देना है। अब यहाँ पे बीटी काटन का तो इन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि बीटी काटन इंसान को नहीं खाना है, उसका तो काटन निकालना है। लेकिन बीटी ब्रिंजल पे रोक लगा दिया, क्योंकि इंसान खाएगा आज टॉक्सिक नहीं, कल हो सकता है टॉक्सिक हो जाए, उसकी मात्रा ज़्यादा, ऐसा डर है उनको। या फिर यहाँ पे बीटी ब्रिंजल लगाया गया, यहाँ पे नॉर्मल ब्रिंजल लगाया, दोनों में फ्लावर बना, वहाँ पे बटरफ्लाई बैठा, फिर यहाँ बैठा, हनी भी बैठा, पॉलिनेशन हो गया, तो पॉलिनेशन के साथ उसका जीन जाएगा, यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा। और वहाँ जाके इंटरेक्शन किया तो जीन इंटरेक्शन हो गया, अब टॉक्सिसिटी आ गई, तब तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में आएगा तो लोग खाएंगे ही ना, बाद में जब प्रॉब्लम आएगी तब देखेंगे। तो इसीलिए उसको रोक लगी। समझ आएगी नहीं? इट इज क्लियर। तो जीएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग रिसर्च जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, तो कमेटी चेक द वैलिडिटी एंड सेफ्टी, आप लिख लीजिए, कमेटी चेक द वैलिडिटी एंड सेफ्टी ऑफ जीएम रिसर्च एंड जीएम ऑर्गेनिज्म। कमेटी चेक द, माने सिंपल में दिया गया है तो इसको लिख लेंगे तो ठीक रहेगा। जीईएसी चेक द वैलिडिटी एंड सेफ्टी, पूछ देगा कि उसका काम क्या है, तो जीईएसी चेक द वैलिडिटी एंड सेफ्टी ऑफ जीएम रिसर्च एंड जीएम ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया। अब इसके बाद बायोपायरेसी। पायरेसी का मतलब किसी चीज का क्या करना, नकल कर लेना, अनएथराइज यूज कर लेना। तो बायोपायरेसी द अनएथराइज यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड बायोलॉजिकल नॉलेज विदाउट प्रॉपर परमिशन ऑफ कंट्री और पर्सन कंसर्न। जैसे आपने कोई रिसर्च किया है, अब बिना आपके अनुमति की अगर कोई उसका इस्तेमाल करता है, तो अगर आपने उसका पेटेंट कराया है तो आप उसके ऊपर कोर्ट मुकदमा कर सकते हैं। समझ रहे नहीं? जैसे आपने कोई बुक लिखा है और उस पर कोई धारावाहिक या पिक्चर बना रहा है और आपसे परमिशन नहीं लिया, तो फिर आप उस पर मुकदमा कर सकते हैं, अगर आपने पेटेंट कराया है तब। नहीं पेटेंट कराया है तो आप कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे नहीं? तो बायोपायरेसी मींस अनएथराइज यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज, लिख लीजिएगा, अनएथराइज यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज and biological research, bio research and biological knowledge, bio resource and biological knowledge of one nation by another company or organization without proper compensation given and proper permission and without proper permission
उनसे कोई परमिशन नहीं लिया, प्रॉपर परमिशन, कोई परमिशन नहीं लिया, कोई उनसे सहमति नहीं ली, उसको यूज कर रहे हैं, तो इसको बायपास। हमने बताया था ना, हल्दी और यहाँ का होने वाला था, लेकिन रोड मचा, हल्ला हुआ, तो यहाँ इंडिया में पेटेंट हो गया। अब कोई बिना आपके अनुमति के यूज नहीं कर सकता। नीम है, हल्दी है, मैंगो है, सब। अब जीन थेरेपी, ये भी क्वेश्चन आपका आया था। अभी तो कीमोथेरेपी था, दवा दे करके, सर्जिकल था, इम्यूनोथेरेपी था, इंजाइम दे करके, लेकिन अभी जीन थेरेपी, मतलब कोई अगर जीन डिफेक्ट है, कोई जीन डिफेक्ट है, तो उसके जगह पे नॉर्मल जीन को डाल करके इसके काम को कंपनसेट किया जा सकता है। मान लीजिए यह जीन जो है, यह जीन जो है, यह एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है एडीए। एडीए का फुल फॉर्म क्या है बेटा? एडिनोसिन डीएमिनेज। एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, यह एंजाइम लिम्फोसाइड में एक जीन है नॉर्मल, यह क्या है? लिम्फोसाइड। और लिम्फोसाइड में कौन सी लिम्फोसाइड है बेटा? बी लिम्फोसाइड के न्यूक्लियस में, उसके डीएनए में एक जीन है, वह जीन क्या बनवाता है? एडिनोसिन डीएमिनेज। अब यह एडिनोसिन डीएमिनेज बहुत जरूरी है क्या बनाने के लिए? एंटीबॉडी। आप बी लिम्फोसाइट का आप कर्तव्य जानते हैं। इसका कर्तव्य यह है कि अगर कोई भी ऐसा पैथोजन, कोई भी फॉरेन प्रोटीन आ जाता है, तो जैसे बी लिम्फोसाइट को मालूम होगा इसके खिलाफ अब ये क्या बनाने लगता है? एंटीबॉडी बनाने लगता है ना। कोई भी एंटीजन जाएगा, कोई भी फॉरेन प्रोटीन जाएगी, तो बी लिम्फोसाइट क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। लेकिन एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रोटीन है ना, इसको बनाने के लिए एंजाइम की जरूरत है। वो एंजाइम कौन सा है? एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेज। और एडीए किसके उपस्थिति में बनता है? एक जीन की उपस्थिति में बनता है जो इस लिम्फोसाइट में है। तो हम जितने लोग यहाँ पे हैं, फॉर्चुनेटली हमारे लिम्फोसाइट में यह जीन है और यह जीन एक्टिव है। तो कोई भी हमारे बॉडी में एंटीजन आता है तो हमारा लिम्फोसाइट इस जीन की वजह से एडिनोसिन डीएमिनेज बना लेता है और एडिनोसिन डीएमिनेज एंटीबॉडी बनवाता है इसके खिलाफ। और एंटीबॉडी इसको यहाँ फंसा करके क्या करता है? खत्म कर देता है। यही इसका काम है। एंटीजन बाइंडिंग साइट में उसको फंसा के खत्म कर देता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बच्चा जिसके लिम्फोसाइट में यह जीन ही नहीं है और है तो डिफेक्टिव है। अगर उसके लिम्फोसाइट में यह जीन है तो डिफेक्टिव है, इनएक्टिव है, काम नहीं कर रहा है, तो फिर क्या होगा? यहां पे यह एंजाइम नहीं बनेगा, एडीए एंजाइम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि एडीए एंजाइम जीन के रहने से बनता है, फंक्शनल जीन, वही जो एंजाइम बनवाता है हमारे ने बना करके। अब एडीए नहीं बना, तब एडीए नहीं बना कब? जब कोई पैथोजन आ गया तब। अब कोई पैथोजन आ गया, लिम्फोसाइट तो है, बराबर पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन ये जीन ही काम नहीं करा तो एडीए नहीं बना। एडीए नहीं बना तो यहाँ पे क्या नहीं बनेगा? एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी नहीं बनेगा। जब एंटीबॉडी नहीं बनेगा, यहाँ पे जब H2L2 एंटीबॉडी नहीं बनेगा तो क्या होगा? जब एंटीबॉडी है ही नहीं तो ये पैथोजन क्या करेगा? अपनी संख्या बढ़ाते रहेगा, अपनी संख्या बढ़ा के डिजीज उत्पन्न कर देगा। तो इसको कहेंगे SCID। क्या कहेंगे? SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर।
लिम्फोसाइट में यहाँ पे जीन है तो एडीए में देखिए सिस्टम देखिए, लिम्फोसाइट में नॉर्मल जीन है तब तो क्या बनेगा, एडिनोसिन डीएमिनेज बनेगा, और कोई एंटीजन आएगा तो उसके खिलाफ में लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाएगा और इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर किसी बच्चे में डिफेक्टिव लिम्फोसाइट है, उसमें जीन है ही नहीं है नॉर्मल, तो फिर एडीए एंजाइम नहीं बनेगा, एडीए एंजाइम नहीं बनेगा तो एंटीबॉडी नहीं बनेगा, एंटीबॉडी नहीं बनेगा तो पैथोजन की संख्या बढ़ेगी और उसकी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, कमजोर, क्योंकि लगने की क्षमता खत्म हो गई तो कहेंगे इम्यूनिटी नहीं है। तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर क्यों हुआ, ड्यू टू लैक ऑफ नॉर्मल जीन, ड्यू टू डिफेक्टिव जीन। तो प्रॉब्लम किसकी है, प्रॉब्लम जीन की है। तो हमको ठीक क्या करना है, हम एंटीबॉडी भी डालें तो कब तक डालेंगे, हम नॉर्मल लिम्फोसाइट भी डालें तो कब तक डालेंगे, हम एंजाइम भी डालें तो कब तक डालेंगे, पूरी जिंदगी उसके। अगर हम एम्ब्रियॉनिक स्टेज में इस जीन को ही डिफेक्टिव को हटा के नॉर्मल डाल दें, आपकी पेन की रिफिल खत्म हो गई तो उसमें रिफिल ही डाल दीजिए ना, फिर लिखने लगेगा। दिक्कत पेन की नहीं है, दिक्कत रिफिल की है, रिफिल डाल दीजिए उसमें, नहीं लिखेगा। तो यहां पर रिफिल की दिक्कत है, किसकी, जीन की, ठीक है ना। तो जीन को कहां डाला गया, एम्ब्रियॉनिक स्टेज में, तब जीन थेरेपी है। हालांकि एक अटेम्प्ट लिया गया कि उसी बच्चे से डिफेक्टिव लिम्फोसाइट को लेके उसमें नॉर्मल जीन डाला गया, सीडीएनए, लेकिन लिम्फोसाइट का एक लेवल है, ज्यादा दिन तक वो जिंदा नहीं रहेगा, तो बार बार डालना पड़ेगा। ये भी बड़ा टेक्निकल टीवीएस काम है, समझ आएगा कि नहीं। तो इससे बेहतर है कि जीन को किस लेवल पे डाल दिया जाए, एम्ब्रियॉनिक लेवल। मान लीजिए उनके एक बच्चे में ऐसा था, मालूम हो गया, तो अगले में भी होने की संभावना है ही है, तो उसमें एम्ब्रियॉनिक लेवल पे। तो जीन थेरेपी में द नॉर्मल जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इन एम्ब्रियॉनिक स्टेज, अर्ली एम्ब्रियॉनिक स्टेज, टू कंपनसेट द फंक्शन ऑफ डिफेक्टिव जीन, इज कॉल्ड एज जीन थेरेपी। ठीक है, इट इज क्लियर। तो ये अब तो गड़बड़ नहीं होगा। एक 4 ईयर के गर्ल में पहले देखा गया था, टेस्ट किया गया था, उसको बहुत सारे इलाज किए गए। क्या इलाज किए गए थे, सबसे पहले तो एंजाइम डाला गया, एडीए एंजाइम, ज़्यादा दिन तक नहीं चला वो भी। फिर बोन मैरो थोड़ा ट्रांसप्लांट किया गया, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा बच्चा, बोन मैरो उतना काम उतना ही बनाएगा। इसके बाद उसका लिम्फोसाइट लेके उसमें जो है नॉर्मल जीन डाल करके जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट डाला गया, लेकिन वो भी कब तक डालेंगे। तो अंत में ये कहा गया कि अगर एम्ब्रियॉनिक स्टेज पे हेल्दी जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए एम्ब्रियोनल सेल में, तो वही एम्ब्रियोनल सेल मल्टीप्लाई करके पूरा इंडिविजुअल बना रही है, तो वो जीन सारे सेल में चला जाएगा और जब भी बोन मैरो बनेगी नॉर्मल लिम्फोसाइट बनेगा। ठीक है, तो ये रहा जीन थेरेपी। एडीए तो बता ही दिया है आपको डिटेल में, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम दैट रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। कैसे, दैट एंजाइम रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बनाता है। समझ रहे कि नहीं। एंटीबॉडी क्या है, ये भी अभी एक मैं सैंपल पेपर हल करूंगा, उस आई बना दीजिए ऐसे, ये ऐसे, और इधर में भी बना दीजिए ऐसे, यह, और यहाँ पे दूसरा वाला चेन हो जाएगा ऐसे, और यह। तो हैवी चेन कट हो गई, यह हैवी चेन, यह कैसी चेन है, हैवी चेन ऑफ प्रोटीन, ये भी हैवी चेन है, तो 2 ठो हैवी हो गई, तो H2। और यह लाइट चेन है, यह क्या है, लाइट चेन छोटी है, लाइट चेन, यह भी लाइट चेन है, लाइट चेन, तो L2, 2 ठो H हैवी चेन, 2 ठो, तो इसको H2 कहते हैं। और यहाँ पे दोनों कैसे बाइंड है, यहाँ पे जो है सल्फाइड बॉन्ड है ना, यहाँ में भी सल्फाइड बॉन्ड, यस, और इधर में भी, और यहाँ में भी सल्फाइड बॉन्ड। तो प्रोटीन का पेप्टाइड चेन सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ता है, सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है ना। यहाँ में भी सल्फाइड बॉन्ड, और यहाँ में भी सल्फाइड बॉन्ड, इधर में भी सल्फाइड बॉन्ड। और एंटीजन बाइंडिंग साइट कहाँ है, एंटीजन कहाँ बाइंड होगा, एंटीजन आके, एंटीजन माने पैथोजन, यहाँ पे बाइंड होगा ए एंटीजन। तो ये चिमटे की तरह हो गया, तो इस साइट को क्या कहेंगे, इस साइट को क्या कहेंगे, एंटीजन बाइंडिंग साइट। इस साइट को क्या कहेंगे, एंटीजन बाइंडिंग साइट।
तो H2L2 दो चेन हो गई, ये ब्लड में बनता है, ब्लड में लिम्फोसाइट इसको बनाते हैं, और किस तरह का पैथोजन उसके मुताबिक ही बनाते हैं। जैसे ताला किस तरह का है, cDNA, cDNA क्या है? एक तो DNA, ये DNA है, ये DNA है। DNA से जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो क्या बनता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है तो क्या बनता है? RNA बनता है ना। तो मान लीजिए यह DNA है 3 to 5, यह है 5 to 3। अब 3 to 5 पे मान लीजिए यहाँ पे TAC है, यहाँ पे AAA है, और यहाँ पे AAG है, इस तरह से है। तो यह 3 to 5 वाला लेंगे, 3 to 5 वाला लेंगे तो यहाँ पे TAC है, यहाँ पे AAA है, और यहाँ पे AAG है। तो अब जब इससे mRNA बनेगा, इससे mRNA बनेगा, mRNA बनेगा तो क्या बनेगा? 5 to 3 पे बनेगा तो क्या बनेगा? AUG, यहाँ पे UUU, यहाँ पे UUC, यही बनेगा ना। तो जब DNA से RNA बन सकता है तो RNA से DNA भी बनेगा। जिस रास्ते से अपने घर से यहाँ आए हैं, वापस उल्टा जाएंगे छुट्टी में, तो वापस चलेंगे उल्टा तो कहाँ पहुंच जाएंगे? घर पहुंच जाएंगे। तो जब DNA RNA इसी पे सीक्वेंस से बना सकता है ना, तो इसी RNA को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा करके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करके, अब इसी RNA, मान लीजिए ये mRNA है 5 to 3 डायरेक्शन में, यहाँ क्या है? AUG है। अब AUG है, अब यहाँ पे क्या है? UUU है, यहाँ पे UUC है। तो अब इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो क्या बनेगा? अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो यहाँ पे TAC, यहाँ पे AAA, यहाँ पे AAG बनेगा। अब यह कौन सा बन गया? 3 to 5। अब 3 to 5 वाला अपना कॉम्प्लीमेंट्री 5 to 3 बना लेगा कि नहीं बना लेगा? यहाँ पे TAC और यहाँ पे AAA और यहाँ पे AAG। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री DNA का स्टेट बनेगा तो क्या बनेगा? ATG, यहाँ क्या बन जाएगा? TTT, यहाँ क्या बन जाएगा? TTC। तो यह mRNA से DNA जब बना तो इसको क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री DNA, cDNA। DNA से RNA बना तो सिंपल RNA है, बट RNA से DNA बना रहे, ये क्यों करना पड़ा? ह्यूमन बीइंग में जानते हैं ना, यूकैरियोटिक सेल में जानते हैं इंट्रॉन और एक्सॉन होता है। अब सीधे DNA से बनवाएंगे, वहां पे तो इंट्रॉन जहां होगा उसको कट कट के निकालना पड़ेगा, HNRNA को या मैच्योर RNA बदलना पड़ेगा। यहाँ mRNA कटा पीटा है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, प्रोसेस्ड है कि नहीं? तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा देंगे तो इसके हेडिक्स बना देगा DNA का 3 to 5, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा, उसका रिप्लिकेशन करा देंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। अब बन जाएगा तो ये DNA जो बना ये ओरिजिनल वाला DNA नहीं है, ये कौन है? mRNA से। When mRNA used to produce DNA by using reverse transcriptase enzyme, then it is called as cDNA। mRNA से DNA बनाना ही क्या कहलाता है? cDNA। समझ आ गया बेटा? चलिए ये तो हो गया, बस खत्म है। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, यह ट्रांसजेनिक एनिमल में तैयार किया जाता है। इम्फीसीमा, जिसको सांस की बीमारी हो जाती है, जो लोग सिगरेट ज़्यादा पीते हैं या माइंस में काम करते हैं, उनके लंग्स में जो है फाइब्रोसिस हो जाता है, इम्फीसीमा हो जाता है, तो यहाँ पे एंटीट्रिप्सिन, ये अल्फा एंटीट्रिप्सिन दिया जाता है इम्फीसीमा को दूर करने के लिए, है ना, सांस की बीमारी को। तो ट्रांसजेनिक एनिमल। एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजर्मेंट एसे, याद है कि नहीं है? यह किसके डिटेक्शन के लिए यूज होता है? HIV के इन्फेक्शन के लिए, HIV के इन्फेक्शन के लिए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजर्मेंट एसे यूज होता है। यह एलिसा टेस्ट किस प्रिंसिपल पर आधारित है? यह है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, यह पूछा जाएगा आपसे। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एलिसा टेस्ट? द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन।
एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन का मतलब जैसे आपने किसी HIV पेशेंट का सीरम ले लिया, HIV पेशेंट का सीरम है तो उसमें तो HIV वायरस ही है, तो उसके सीरम में एंटीबॉडी होगा कि नहीं होगा? अरे भाई एंटीजन है तो एंटीबॉडी होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे एंटीबॉडी है, किसके? HIV पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी है। अब उसमें आपने एक ऐसा व्यक्ति जो आ रहा है चेक करा ले, भैया हमारा चेक कर दो हम HIV पेशेंट है कि नहीं है, तो उसका जब ब्लड डालेंगे तो यहाँ पे एंटीबॉडी है और उसका ब्लड डालेंगे, अगर उसका ब्लड डाला तो उसमें अगर HIV वायरस है तब तो ये एंटीजन का काम करेगा। किसका काम करेगा? और नहीं है तो एंटीजन नहीं है। किसी का ब्लड डाला सस्पेक्टेड पर्सन का, अगर ये HIV वायरस है तब तो एंटीजन का काम करेगा, और यहाँ एंटीबॉडी पहले से है तो एंटीजन और एंटीबॉडी में इंटरेक्शन होगा, और इसमें जो क्रोमैटिक पिगमेंट है वो एकदम कलर देने लगेगा। क्या देने लगेगा? कलर देने लगेगा, और कलर देने लगेगा वायलेट कलर। इसका मतलब कि वो पर्सन HIV पेशेंट है। अगर उसमें HIV वायरस सही नहीं है तो एंटीबॉडी ही खाली रहेगा, एंटीजन का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है ना? तो इट इज बेस्ड ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजर्मेंट एसे इसका फुल फॉर्म है, देख लीजिएगा इसको। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, अभी इसका नाम हमने बताया था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफाइसियंस, इसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफाइसियंस। घंटी लगी है ना? किसका क्लास है? अच्छा बस छोड़ दो। ट्यूबिफाइसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफाइसियंस क्या है? इस बैक्टीरिया में एक प्लाज्मिड होता है, इसके प्लाज्मिड में TI जीन होता है। क्या होता है? TI जीन। TI जीन की खासियत है कि ये प्लाज्मिड ऐसे ही रहेगा, इसको रिप्लिकेट करा के होस्ट सेल में डाल देता है ट्यूमर बनाने के लिए, और ट्यूमर इनके लिए यूजफुल प्रोटीन बनवाता है। तो वैज्ञानिक ने देखा कि जब ये अपना TI जीन डाल दे रहा है, जैसे आपकी पेन ब्लू लिख रही है तो रेड रिफिल डाल देंगे तो कैसा लिखने लगेगी? रेड लिखने लगेगी। तो उन्होंने क्या किया कि इस प्लाज्मिड को लेकर के, इसके TI प्लाज्मिड को लेकर के, और जहां TI जीन था उसकी जगह पे अपना एलियन जीन डाल दिया, तो उसका काम ही है रिप्लिकेट करके डालना। अब इस बैक्टीरिया को जब इन्फेक्ट कराया गया तो ये प्लांट के सेल में वो तो सोच रहा है कि हम TI जीन डाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो डाल क्या रहा है? एलियन जीन डाल रहा है। तो इस तरह से हम इसको क्या कहते हैं? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफाइसियंस है, इसको ट्रांसफरिंग ऑफ जीन प्लांट सेल में नेचुरली जीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज करते हैं। इंडियन पेटेंट बिल पार्लियामेंट में पास किया गया। जो भी चाहे, जिसका कोई बायोलॉजिकल रिसर्च हो, जिसका कोई सामान हो, कुछ बनाया हो, कुछ डेवलप किया हो, उसको पेटेंट करा ले, ताकि बिना उसके एथराइजेशन के कोई उसका मिसयूज न कर सके। अब मिनोइडी गाइन इनकार्निटी, अब इस पे बहुत सारी बात हुई थी। ये एक निमेटोड है जो प्लांट के ऊपर पैरासाइट है, रूट के ऊपर सेल सक करता है, तो इसको रोकने के लिए आपने RNA इंटरफेरेंस का इस्तेमाल किया था, है ना? ये RNA डबल स्टैंडर्ड बना के। इसके बाद ये क्राइफर्स्ट AB है, यहाँ जरूर देख लीजिए, ये कंफ्यूजन कर देता है। क्राइफर्स्ट AB जीन कोडिंग फॉर प्रोटीन दैट कंट्रोल कार्बोरर, याद कर लीजिए, क्राइफर्स्ट AB कंट्रोल कार्बोरर, क्राइफ लिख लीजिए, क्राइफर्स्ट AB कंट्रोल कार्बोरर। ये सेशन रीजन में पूछ देगा, बच्चा सोचेगा हाँ क्राई तो है, ये जीन लिखा है तो इंसेक्ट को ही कंट्रोल करता है, लेकिन किस इंसेक्ट को? कार्बोरर। ये क्राइफर्स्ट AB किसको कंट्रोल करेगा बेटा? कार्बोरर। एंड क्राइफर्स्ट AC एंड क्राई सेकंड AB कंट्रोल द बारवार्म इंसेक्ट। तो ये जो प्रोटीन बनाएगा, यह जो प्रोटीन बनाएगा, इसके जीन से जो प्रोटीन बनेगी वह किसको कंट्रोल करेगी? ये प्रोटॉक्सिन है, किसको कंट्रोल? कार्बोरर को। लेकिन इसके जीन से जो प्रोटीन बनेगी वो किसको कंट्रोल करेगी? बारवार्म इंसेक्ट को। ठीक है ना? तो ये रहा आपका एप्लीकेशन। ठीक है, घंटी समझ में आएगी। जहां डाउट होगा फिर पूछ लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा? इस समय लिखना पढ़ना बहुत जरूरी है, एकदम आलस से न करिए, तैयार करिए, एकदम आप एकदम मैच्योर फेज में है, मतलब आपकी फसल पकने वाली है, तो अभी एकदम अलर्ट रहना है, पढ़ते लिखते रहना है। थैंक यू। ठीक है।